गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। विजय बेटा खुश रहिए। गुड मॉर्निंग। आदर्श बेटा मोबाइल नंबर मैंने बताया था, कई बार बताया, फिर से एक बार आपके लिए लिख देता हूं मैं। आदर्श मोबाइल नंबर। ऑलराइट, चलिए। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, और उसके बाद हमें मॉड्यूल भी सॉल्व करना है आज। तो सबसे पहले जो हम कल कर रहे थे उसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में, हाँ बिना देरी किए स्टार्ट कर रहे बेटा। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 4 रूल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहला रूल जो आपको बताया था दैट इज N+L रूल। इस रूल की मदद से हम लोग एनर्जी पता करते हैं सबसेल की। फिर दूसरा रूल आता है आउफबाउ रूल। आउफबाउ रूल की मदद से हमें पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी तो वो सबसे पहले लोअर एनर्जी सबसेल में की जाएगी। जब उसका कोटा फुलफिल हो जाएगा तभी हायर एनर्जी लेवल पर ही वो जाएगा। इसके बाद आता है हंट्स रूल। जो हंट्स का रूल है वो ये कहता है कि किसी भी सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे तो उसके डिजनरेट ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसी के बाद पेयरिंग होगी, और पेयरिंग के लिए जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपोजिट स्पिन के साथ आएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रूल आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली साहब कहते हैं एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी नहीं मिल सकते हैं जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम हो। मतलब या तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो ही नहीं सकता, या तो 3 क्वांटम नंबर सेम होगा, या तो 2 क्वांटम नंबर सेम होगा, या तो 1 क्वांटम नंबर सेम होगा, पर चारों सेम होगा ऐसा कभी नहीं होगा एक एटम के अंदर। इट इज इम्पॉसिबल। बोले एग्जाम्पल के तौर पे 1s2 और 2s2 इलेक्ट्रॉन को देखो। इन इलेक्ट्रॉनों के लिए n की वैल्यू डिफरेंट है, l की वैल्यू सेम है, m की वैल्यू सेम है, s की वैल्यू भी सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे n अलग हो गया, मतलब चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर मैं 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए m की वैल्यू 0 है। जब 3 क्वांटम नंबर सेम हो गए तो अंत में आके स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट हो जाएगा। सरल भाषा में उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक एटम के अंदर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो जिनका चारों क्वांटम नंबर सेम। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब हम कभी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये भी पाउलीज रूल है। कल यहां तक बात हो चुकी थी, इसी के ऊपर कुछ सवाल करने थे, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, एक एक करके आंसर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर देंगे, है ना, एक एक करके। इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस डिटरमाइन व्हिच रूल इज वायलेटेड। आपको बताना है पहले वाले में कौन सा रूल वायलेट हुआ। एक से ज्यादा रूल का वायलेशन हो सकता है, एक से ज्यादा रूल का वायलेशन हो सकता है। हाँ, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन 1s बिना फुल किए हुए 2s में चला गया। भाई 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। लेकिन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आए, उसके पहले 2s में चला गया। मतलब अहुबाउ रूल का तो वायलेशन है, हाँ या ना? N+L का रूल का भी वायलेशन है। जब भी आप अहुबाउ बोले साथ में N+L भी जरूर बोले। जब भी आप अहुबाउ बोले साथ में आप N+L जरूर बोले। तो N+L रूल का वायलेशन है, अफबाउ रूल का वायलेशन है। ऑलराइट, N+L रूल का वायलेशन है, अफबाउ रूल का वायलेशन है। जरा सुनिएगा ध्यान से। एक एक इलेक्ट्रॉन भरे गए, तीनों की स्पिन सेम है, तो हंट्स रूल का वायलेशन तो नहीं है। हंट्स रूल का वायलेशन तब होता जब यहाँ पे स्पिन अलग होती। यहाँ पे स्पिन सेम है, इसलिए आप कहेंगे यहाँ पे हंट्स रूल का वायलेशन नहीं है। यहाँ पर N+L रूल का वायलेशन है, यहाँ पर अफबाउ रूल का वायलेशन है। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता।
यहां पर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो स्पिन है वो सेम है, और स्पिन सेम है मतलब इनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम है। अगर मैं इस 2s के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, और s भी या तो प्लस हाफ है या तो माइनस हाफ है। मतलब इनके लिए चारों क्वांटम नंबर सेम है, और पाउलिस रूल कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। मतलब इसमें n+l रूल का वायलेशन है, इसमें अफबाउ रूल का वायलेशन है, इसमें पाउलिस रूल का वायलेशन है, इसमें पाउलिस रूल का वायलेशन है। ठीक है, आप सबके सामने इसमें हंस रूल का वायलेशन नहीं है बेटा। हंस रूल का वायलेशन तब होता जब इस डिजनरेट ऑर्बिटल में या तो ऐसा होता या तो ऐसा होता। डिजनरेट ऑर्बिटल्स के लिए हंस का रूल लगाना है। ठीक है, डिजनरेट ऑर्बिटल के लिए आपको ध्यान से सुनना यार, जब बोला जाए बेटा तो आपको सुनना है। अगर आप सुनेंगे नहीं तो बातें निकल जाएंगी, आपको सुनना है। ठीक है, मैं फिर से फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हंस रूल का वायलेशन है। बेटा आपको मैं हंस रूल याद दिला दूं क्या कहता था, आपको अगर नहीं याद है तो आपको सबसे पहले होमवर्क करना था। हंस का रूल कहता है एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल्स में, पकड़ो ना यार, एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में, एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी तो एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल की बात कर रहा है। 2p के 3 ऑर्बिटल में लगेगा, 2s और 2p में नहीं लगेगा हर्ट्ज रूल, 2p के इन तीनों ऑर्बिटल में लगेगा। एक एक स्टेटमेंट को पकड़िए। एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल्स में, एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी तो सभी ऑर्बिटल पहले सिंगली ऑक्युपाइड होंगे। तो सिंगली ऑक्युपाइड है तो सही, एक ही स्पिन के होंगे, एक ही स्पिन के है तो सही। तो कहां से हर्ट्ज रूल का वायलेशन हुआ? ये जो 2s है, 2s में पहला इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन में कहां हर्ट्ज रूल का वायलेशन हुआ? अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का आ गया, तो सेम स्पिन के आने से चारों क्वांटम नंबर सेम हो गया, तो बेटा यहाँ पे पाउलिस रूल का वायलेशन है, यहाँ पे हर्ट्ज रूल का वायलेशन नहीं है, यहाँ पे हर्ट्ज रूल का वायलेशन नहीं है। 1s में हंस रूल का वायलेशन नहीं बेटा, 1s में कहां से हंस रूल का वायलेशन है? हंस रूल तो कहता है कि एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो सिंगली ऑक्युपाइड आएगा, एक ही है तो सिंगली ऑक्युपाइड है तो एक ही स्पिन। भैया कहां से हंस रूल है? 1s में तो रूल वायलेट हो रहा है n+l का। सर कैसे? n+l रूल मतलब एनर्जी का रूल, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी में जाएगा, और अफबाउ कहता है जब तक उसका कोटा पूरा नहीं होगा तब तक हाई में नहीं जाएगा। तो n+l में 1s का कोटा कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे? एक। क्या उसका कोटा फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। मतलब कौन सा रूल का वायलेशन हुआ? अफबाउ। आप सबके सामने है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बताएंगे किस रूल का वायलेशन हुआ। 1s 2s 2p, ध्यान से देखो। 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आना कितना चाहिए था? 2 इलेक्ट्रॉन, पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अफबाउ रूल का वायलेशन है, n+l रूल का वायलेशन है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, अफबाउ का वायलेशन है, n+l का वायलेशन। क्लियर? अब 2s में देखो, 2s में कोई रूल का वायलेशन नहीं है। अब 2p में आ जाओ, 2p एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल्स में रूल लगेगा, किसका? हंस रूल का। क्या यहाँ पे हंस रूल का वायलेशन? हाँ साहब, हंस रूल का वायलेशन है। तो आप कह सकते हैं इसमें n+l रूल का वायलेशन है, इसमें अफबाउ रूल का वायलेशन है, इसमें हंस रूल का वायलेशन है। क्लियर? क्लियर? उसी प्रकार से जो थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, थर्ड ऑप्शन में 1s, क्या 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? आने चाहिए। क्या दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या किसी रूल का वायलेशन है? नहीं है। 2s में आ जाओ, 2s एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। यहां कितने हैं? 3। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा रूल वायलेट हुआ? पाउलिस रूल। मतलब यहां पे कौन सा रूल टूटा? पाउलिस रूल। यहां पे कौन सा रूल टूटा? पाउलिस रूल। ओके, 2s में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे पाउली रूल का वायलेशन है। ऑलराइट, फिर आप आ जाओ 2p में। तो यहां पे 2p में एक ही सबसेल के डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब 1 2 3, इसमें 1 2 3, इसमें सबसे पहले सिंगली ऑक्युपाइड होने चाहिए, नहीं हुए। मतलब किस रूल का वायलेशन है बच्चों? हंस रूल का वायलेशन है। ऑलराइट, तो आपने देखा कि जो थर्ड वाला है उसमें हंस रूल और पाउली रूल का वायलेशन है, उसमें कहीं पर भी अफबाउ रूल n+l रूल का वायलेशन नहीं है। क्लियर है क्या? ये था आपके पास पहला सवाल जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रूल के वायलेशन पे पूछा गया।
तो ये सवाल करना बहुत आसान हो जाता है जब आपको ढंग से याद हो सारे रूल। ठीक है, इसी के साथ आपके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। एन एटम हैज 2k 8l5m इलेक्ट्रॉन। ऐसे सवाल अभी आपको मॉड्यूल में भी मिलने वाले हैं। एक बार यहां करते हैं, वहां भी आपके डाउट होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एन एटम हैज 2k 8l5m इलेक्ट्रॉन। आप सब ध्यान से देख लो, सॉल्व मत करना, समझ लो समझ लो। अभी जब मॉड्यूल का सवाल आएगा ना, वहां सॉल्व कर लेना। 2k 8l5m इलेक्ट्रॉन, देन राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कैलकुलेट। तो सबसे पहले भैया अपने को तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दिमाग में क्लियर हो गया। k का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली। k का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अपन ने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 1s2, कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया 1s2। ठीक है, उसी प्रकार से l में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा ये 2s2 2p6, मतलब सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अपन ने लिख लिए, 2s2 2p6, ये 8 हो गया। तो k हो गया, l हो गया, अब m में आ जाओ। m का मतलब है थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट में कौन जाएगा सबसे इलेक्ट्रॉन? 3s2 में। 3s के बाद किसका नंबर आएगा? 3p का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब जब आप यहां तक गए तो थर्ड ऑर्बिट में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 आपने भर दिए, 2 खर्च हो गए। टोटल 5 थे, 2 खर्च हो गए, कितने बचे? 3। जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3p में जाएगा, बात पक्की है। जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3p में जाएगा, बात पक्की है। पर सवाल है कितना जाएगा? सर 3 बचे हैं तो 3 ही तो जाएगा। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है नंबर ऑफ सबसेल। 1s एक सबसेल है, 2s एक सबसेल है, 2p एक सबसेल है, 3s एक सबसेल है, 3p एक सबसेल है। 1 2 3 4 5, टोटल कितने सबसेल है बच्चों? 5। फिर आपसे पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, या जो s सबसेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है तो 1। जो s सबसेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है 1। जो p सबसेल होता है उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, मतलब 3। फिर से जो s सबसेल होता है उसके एक ही ऑर्बिटल होते हैं। सर आपको कैसे पता चल रहा है कितने ऑर्बिटल होंगे? बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, जितने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। तो 3s में कितने हो गए? 1। उसी प्रकार 3p में कितने हो गए? 3। तो जरा काउंट करेंगे, 3 1 4 3 7 1 8 1 9, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए? 9। नेक्स्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो s एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों पेयर्ड है, 6 है, पेयर्ड है, 2 है, पेयर्ड है। लेकिन जो p3 है, मतलब यहां पे जो P3 है, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों P में है। Px Py Pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब यही वो 3 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L इक्वल टू 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L इक्वल टू 1, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए L की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले याद करो L की वैल्यू 1 का मतलब क्या है? L की वैल्यू 1 का मतलब है P सबसेल। गौर फरमाइएगा, L1 बोला है बस, मतलब P सबसेल बोला है, P ऑर्बिटल नहीं बोला है। जब वो L और M बोलता दोनों साथ साथ, तब इसका मतलब होता भैया हमसे ऑर्बिटल पूछा है, लेकिन सवाल हमसे ऑर्बिटल नहीं, हमसे सबसेल पूछा है। तो P सबसेल एक ये वाला हो गया 2p वाला, एक हो गया 3p वाला बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां है, मतलब 6 3 कितना हो गया? 9। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर होगा कितना? 9। 5939 इज द करेक्ट आंसर। यही आंसर आपके सामने प्रिंटेड फॉर्म में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो सवाल है बहुत आसानी से अपन ने कर लिया, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ये सारे सवाल बहुत आसानी से बनते हैं। अगर आप उस सवाल को ढंग से सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी देंगे। डी के तो फिर 5 ऑर्बिटल होंगे, बिल्कुल बेटा, डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि डी के लिए m की वैल्यू 5 होती है, इसीलिए डी के 5 ऑर्बिटल होंगे। आप सबके सामने आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सभी लोग इसको कोशिश करेंगे करने की, एक एक पार्ट का आंसर देंगे। आप सबके सामने जो एटम है वो क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, मैं आपको बता दूं। एटॉमिक नंबर 24 होता है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया भैया, अब तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। याद रखिएगा, क्रोमियम एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। सभी लोग मुझे जब आंसर देंगे, आप लोग तो चारों पार्ट का आंसर देंगे। मतलब मान लो इसका आंसर है 1 1 1, तो आप आंसर देंगे सर 1 1 1, ऐसे करके आंसर देंगे।
तो मैं समझ जाऊंगा आपके आंसर सही है गलत है। चारों पार्ट के एक साथ आंसर देंगे, एक एक पार्ट के आंसर नहीं देंगे। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24, उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होता है, जरा देखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 4s1 3d5। ये है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। जिसको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आया उसके लिए हिंट नंबर 2। सबसे पहले मैंने बताया एटॉमिक नंबर 24 होता है, फिर मैंने आपको क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बताया। बेटा अब तो सवाल में कुछ नहीं बताया, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद m इक्वल टू 0। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 है? चलिए, जिनसे नहीं बना उनसे मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों रुक जाएंगे, समय समाप्त हो चुका है। मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए, खास करके वो जिनसे नहीं बना। बेटा हमारे सामने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। सवाल हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए m की वैल्यू 0 है। m की वैल्यू 0 है 1s। याद रखें जब s होता है मतलब l बराबर 0 होता है तो उसके लिए m की वैल्यू 0 होती है। बोलो हाँ या ना। मतलब यहां पर भी m की वैल्यू 0 है, यहां पर भी m की वैल्यू 0 है, जहां जहां s है वहां वहां m की वैल्यू 0 है। तो अपन ने पहले 4 ये चुन लिए। जस्ट क्लियर? ठीक है साहब। अब आ जाते हैं p में। तो जो p है उसके लिए l की वैल्यू 1 होती है। जब l की वैल्यू 1 होती है तो m की वैल्यू -1 0 +1 होती है। मतलब एक कहीं ना कहीं m ऐसा है जो 0 है। मतलब ये जो तीन ऑर्बिटल है इसमें एक -1 है, एक +1 है और एक 0 है। तो एक कहीं ना कहीं 0 तो है, तो अपने से m0 का मान पूछा है, मतलब एक तो ऑर्बिटल इसमें भी होगा, उसी प्रकार से एक ऑर्बिटल इसमें भी होगा, उसी प्रकार से d है। आप सभी जानते हैं d के लिए l बराबर 2 होता है, तो जो m की वैल्यू है -2 -1 0 +1 +2 होता है। मतलब जरूर इसमें से एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके लिए m की वैल्यू 0 है। जरूर इसमें से एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसके लिए m की वैल्यू 0 है। तो अपने को टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा है जो m 0 पे है, तो गिन लेंगे 2 2 4 टू 6 टू 8। जब आप काउंट करेंगे तो आपके सामने टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 12। सो 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए m 0 है। ऑलराइट, आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद l 1 एंड s 1/2। पहले इसको फिल करना। मतलब अपने को ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके लिए L1 है, मतलब जिनके लिए p सबसेल है, जिनके लिए p सबसेल है। सुनो ध्यान से, अपने को ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनके लिए p सबसेल है। अब p सबसेल में ऑर्बिटल होंगे, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। पर अपने को p सबसेल में केवल ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका s प्लस हाफ है। मतलब माइनस हाफ वाले नहीं बताने हैं, मतलब माइनस हाफ वाले नहीं बताने। तो चलो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम कॉन्फ़िगरेशन के पास आते हैं तो आप सब देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में l = 1 बोला है, यानी कि अपने को p ऑर्बिटल p सबसेल पकड़ना है। तो एक l = 1 ये हो गया, एक l = 1 ये हो गया। क्लियर? अब l = 1 में अपने को बताने हैं हाफ वाले। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, एक हाफ होगा, एक माइनस हाफ होगा, हाफ माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ एंड सो ऑन। मतलब जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उनका आधा कर दो तो आधे वाले प्लस हाफ होंगे, आधे वाले माइनस हाफ होंगे। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6 6 6 12। टोटल कितने? 12। 12 का आधा 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए स्पिन हाफ होगा। क्लियर? तो थर्ड पार्ट का आंसर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद n = 3 m = -2। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पार्ट का आंसर। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो थर्ड ऑर्बिट में हैं और जिनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 है? थर्ड ऑर्बिट में भी होने चाहिए और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -2 भी होना चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्बिट में भूल जाओ, सेकंड ऑर्बिट में भूल जाओ, सेकंड ऑर्बिट में भूल जाओ, थर्ड ऑर्बिट में हो सकता है। और उसने कहा कि जो m है वो -2 हो। s के लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ। 3p में आ जाओ, तो n की वैल्यू 3 तो है, पर p के लिए m कितना होता है? सर वो तो -1 +1 के बीच में होता है, -2, तो भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। इसके लिए n की वैल्यू 4 है, भूल जाओ। अब 3d5 में आ जाओ। जो 3D है इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? सर 3 है। हाँ या ना? जो d होता है उसकी वैल्यू होती है l की 2। तो इसके लिए जो m होगा वो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा। हेलो, मतलब ऐसा मानो कि -2 है, -1 है, 0 है, +1 है, +2 है। मतलब एक ऑर्बिटल इसमें ऐसा है, एक ऑर्बिटल इसमें ऐसा है। लिसन केयरफुली, एक ऑर्बिटल इसमें ऐसा है जिसके लिए m की वैल्यू -2 है। ठीक है? सवाल हमसे पूछ रहा है ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू -2 है। ठीक है?
तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं कि सर ऐसे तो हमारे सामने एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए ये है। नेक्स्ट आपसे पार्ट में पूछा है सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड। तो आपको समझना पड़ेगा जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आता है। कॉन्फ़िगरेशन किया तो क्या लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो ये होगा। तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है सर हमें कैसे पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। बेटा इनमें से कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही, इनमें से कुछ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मुझे उसका चारों क्वांटम नंबर बताना है, मुझे आपका ध्यान चाहिए पूरा। लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताना है। तो एन में तो बच्चों को डाउट नहीं आता 3 है, एल में भी बच्चों को डाउट नहीं आता 2 है सर, वो तो डी सबसे में है। आती है बात एम की, सर हमें कैसे पता चला कि एम उसके लिए -2 है, +2 है, +1 है, 0। इलेक्ट्रॉन जो है वो dxy में जाएगा, dyz में जाएगा, dzx हमें हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो हम कहेंगे वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मैं चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, लिसन केयरफुली, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका n पक्का है, उसका l पक्का है, पर उसका m श्योर नहीं है। वो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए m कुछ भी हो सकता है। हमें कैसे पता कि आखिरी वाला ही +2 है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो डब्बे में 5 है ये -2, ऐसा नहीं हो। तो आपको मैंने लिख दिया है, हो सकता है ये -1 हो सकता है ये -2 हो सकता है ये 0 हो, ये +2 है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जब अपन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन dxy में जाएगा, कि dyz में जाएगा, कि dzx में जाएगा, कि dx2y2 में जाएगा, कि dz2 में जाएगा। लास्ट वाला इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। मतलब अपने को तो ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्युपाइड करना है, अब वो लास्ट वाला कहां जाए हमें नहीं पता है। तो अपन कहेंगे जो m होगा सर वो -2 से +2 के बीच में कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं स्पिन की। तो सर स्पिन के 2 ही नंबर हैं, स्पिन +½ भी हो सकता है या -½ भी हो सकता है। ऐसे का मतलब +½ बस नहीं होता है, ऐसे का मतलब -½ भी नहीं होता है। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा बनाया, क्या पता कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता, 1 2 3 4 5 ऐसा होता, अरे तब भी तो सही है ना यार, हंस के रूल के हिसाब से ये भी सही है। तो स्पिन जो है वो +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका n बताना आसान है, उसका l बताना आसान है, लेकिन उसका जो m है वो इन सब के बीच में हो सकता है, और उसका जो स्पिन है वो -½ +½ के बीच में हो सकता है, वो -½ +½ के बीच में हो सकता है। क्लियर? तो अपन ने जब एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा सर आपने हमें कल बताया था कि जिसका n बड़ा होगा वही लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। बेटा ये तब बात चल रही थी जब आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन के नियम बता रहा था। कॉन्फ़िगरेशन के नियम बनाते समय मैंने कहा था कि बेटा लास्ट में 4s लिख दे, तो मत समझ लेना कि लास्ट में 4s लिखा है तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में 4s आया है, वो अलग बात है। आप जब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही लिखोगे। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां भरोगे, 4s में भरोगे 3d भरोगे। सर पहले 4s में भरेंगे, 4s में कितने जाएंगे 1, 3d में कहां जाएंगे 5, तो लास्ट में कहां गया 3d में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन रूल है। अब इसको लिखने के लिए अपन ऐसा लिख देते हैं, कैसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, लिखने के लिए लिख देते हैं। तो लिखने के लिए लिख दिया 3d 5 4s1, तो ये मत समझ लेना कि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें गया। 1 2 2 2 लिख देते हैं, 3 3 3 लिख देते हैं, 4 लास्ट में लिख दिया। तो बेटा ये लिखने का मात्र एक तरीका है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3d में गया है, ये हमें कैसे पता है, अम्बाउ रूल से। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है। ऑलराइट, तो ये आपके सामने सवाल था जिसमें हमने एक एक पॉइंट पे डिस्कस किया। सर अगर आउटर मोस्ट बोलता तो एग्जैक्टली अगर आउटर मोस्ट बोलता तो 4s ही निकालते। लैंग्वेज को पकड़ो ना यार। सवाल आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन फील्ड, इलेक्ट्रॉन भरा है, तो जब आपको भरा है बोला तो अपना भरा हुआ वाला रूल लगाना है। जब आपसे पूछेगा आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4 ही है यार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो 4 ही है। ऑलराइट, तो कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लूं, फिर अपन डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन्हें स्पेशल पॉइंट बोल रहे हैं बिकॉज इन पे सवाल बहुत कम उम्मीद है आने की, एक बात। और दूसरी बात, इसे कहीं ना कहीं आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। सबसे पहला पॉइंट है टोटल स्पिन का। ऐसे में आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, राइट, 1 2 3 4 5। लिसन केयरफुली, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 इलेक्ट्रॉन।
ये जो मैंने आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ये D7 कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल स्पिन, तो टोटल स्पिन पूछने का मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी टोटल स्पिन कितनी है। तो एक बच्चा क्या कहेगा, सर ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, सर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, टोटल स्पिन तो इन्हीं से आनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर इन तीनों की स्पिन या तो हाफ होगी या तो माइनस हाफ होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर 3 है तो हाफ प्लस हाफ बोल दो। मैंने कहा बच्चे इतनी मेहनत काहे को करना, 3 इंटू हाफ बोल दो ना यार। मैंने कहा बच्चे हमेशा हाफ कोई जरूरी तो नहीं है, बोले नहीं है। सर 3 इंटू माइनस हाफ बोलो तब भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। या वही रूल बना लो कि टोटल स्पिन इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल स्पिन में अपने को स्पिन पूरा काउंट करना पड़ता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट का। हालांकि ये कंसेप्ट भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन फिर भी यहां मैं बता देता हूं क्योंकि रेस में एक सवाल है, तो उस एक सवाल के चक्कर में आपको बता रहा हूं। और अभी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी इसलिए बता रहा हूं। बेटा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। सही, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, दुनिया में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका नेचर मैग्नेटिक होता है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ रिपेल होते हैं। तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं उनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसके निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन। सर ये n क्या होता है, ये जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे D7 का मैग्नेटिक मोमेंट पूछूंगा तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन लगाओगे, यहाँ पे जो n की वैल्यू पुट कराओगे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो 3 रख जाओगे, तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 प्लस 2 बोले तो 5, तो 5 इंटू 3 अंडर रूट 15 बोर मैग्नेट्रॉन, अंडर रूट 15 बोर मैग्नेट्रॉन। क्लियर। यहीं पर दो सब्सटेंस आते हैं, दो नए टर्म्स आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सब्सटेंस होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम कहेंगे वो डायमैग्नेटिक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा क्रोमियम, क्रोमियम पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है? क्रोमियम, सर क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। मैंने कहा लिख लो। सर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p से सारा फिल तो है, लेकिन जो लास्ट में है वो 4s1 3d5 है। सर ये तो अनपेयर्ड है, सर ये तो अनपेयर्ड है। अरे अगर वो अनपेयर्ड है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है डाईमैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर वहीं पे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में 4s2 होता तो 4s2 होता ना सर, तो और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं कहूंगा वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो आपको दिमाग में क्लियर रखना है कि पैरामैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्दावली है, आपको याद करना है, याद हो जाएगा, बहुत बेसिक। ऑलराइट, जब कभी हम किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका लिखते हैं? आयन का। अपन ने अभी तक क्रोमियम का तो लिखा, अब क्रोमियम प्लस 3 का लिखो। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आ गया, अब क्रोमियम प्लस 3 का लिखो। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आ गया, Na प्लस का लिखो। जब कभी, लिसन केयरफुली, जब कभी किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है सबसे पहले न्यूट्रल एटम का लिखा जाता है और फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। हेलो हेलो हेलो, सबसे पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, उसके बाद आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, बोले तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। कहां से? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। क्यों? क्योंकि आयन का लिखना है। क्या पता इलेक्ट्रॉन आया हो सर? अरे इलेक्ट्रॉन आया होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आया होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब गया होगा, अगर गया होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से गया होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आया होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आया होगा। सर एग्जांपल से समझाओ ना। चलो समझते हैं। मान लो हमें Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले Na का लिख लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा है ना बच्चों, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है।
but I'm not interested in sodium configuration. What I'm interested is Na plus. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन हटाना है। कहां से हटाएंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। जिसका n बड़ा, जिसका n बड़ा वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिसका n बड़ा वही आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? 3। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 3 से। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। क्लियर? ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं क्रोमियम की। तो अपने सामने लिखा है क्रोमियम 3+। क्या लिखा है? क्रोमियम 3+। तो सबसे पहले किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें? क्रोमियम का। ये लिखा है, इसको देखो मत, जो मैं बता रहा हूं वो देखना। ये अपने लिख लिया क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, यहां लिखना है 4s1 3d5। बाकी से तो मतलब अपने को भी नहीं है। अब ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, पर भैया अपने को क्रोमियम +3 लिखना है, मतलब क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जाएगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3 है कि 4 है? सर 4 है, पर लास्ट में आया तो 3 है। सर जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो एनर्जी की बेसिस पे इलेक्ट्रॉन 3 में आता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो वही है जिसका एन बड़ा है, वो तो एनर्जी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसी हुई। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? 4। मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहां जाएगा? 4s1 से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं? 3। एक यहां से चला गया, कितने बचे? 2। तो 5 में 2 चले गए, 3। तो 4s0 3d3, 4s0 3d3। 4s0 मतलब नहीं है तो नहीं लिखा ना यार, 4s0 3d3। सरल भाषा में जब कभी किसी आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हटाएंगे, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हटाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे मॉड्यूल में, तो आपको याद रखना है कि जब कभी आयन की बात हो तो उसमें ऐसा करना है। आप सबके सामने है अगला सवाल, और बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे अक्सर इस सवाल में गलती करते हैं, अक्सर, और मैं चाहूंगा आप भी गलती करो ताकि आप समझो गलती क्यों कर रहे हो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स can be accommodated in an atom in which the maximum value of principal quantum number is 4। आपने को बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जिसका मैक्सिमम क्वांटम नंबर 4 है। मैं सही बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे लिया होगा। शायद आपने ऐसे कहा होगा, सर मैक्सिमम क्वांटम नंबर 4 है, मतलब सर n की वैल्यू 4 है। हम सब जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। तो सर 2 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 16 मतलब 32। सर 32 इलेक्ट्रॉन। आप में से कितने लोगों ने आंसर दिया 32? रेज योर हैंड। आप में से कितने लोगों ने आंसर दिया 32? रेज योर हैंड। अरे वाह, कितने बच्चों ने आंसर दिया? हाथ हाथ खड़े करेंगे। हर्षित ने, कुशल ने, हर्ष कुमार ने, अभिनव ने। अरे बाप रे, कितने सारे बच्चे! वाह, कितने टैलेंटेड हैं आप सब! वाह वाह, बहुत अच्छे। भैया 32 आंसर गलत है, 32 आंसर गलत है। 32 इज नॉट द करेक्ट आंसर। क्यों सर? ऐसे तो करेंगे। सुनो सुनो सुनो, स्टॉप, रेज योर हैंड, स्टॉप। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। सवाल आपसे क्या पूछा है वो पकड़ो। सवाल आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एन एटम। सवाल आपसे नहीं पूछ रहा। अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन n इक्वल टू 4, तब आपका आंसर 32 होता। पर सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा कि n इक्वल टू 4 में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि एक एटम जिसके लिए मैक्सिमम n की वैल्यू 4 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो बेटा अपने को कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और तब तक लिखना पड़ेगा जब तक n की वैल्यू 4 है। अगर 4 से बड़ी वैल्यू होगी तो कॉन्फ़िगरेशन स्टॉप कर देंगे। कहने का मतलब है, सुनो, चलो लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। चलो सर लिखते हैं 1s2, नीचे लिख रहा हूं मैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2, अरे आ गया 4, सर एक मिनट 4 आ गया, ये नहीं बोला है, ये बोला है 4 की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम इज 4, मतलब तब तक लिखते रहो जब तक n की वैल्यू 4 से ज्यादा ना होने लगे, तब तक लिखते रहो, ठीक है। तो अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, क्लियर। फिर 4s के बाद क्या आएगा 3d10, हेलो 4s2 3d10, फिर क्या आएगा बच्चों, बोलो बोलो, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p, यार 3d10 कोई बता नहीं रहा है, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p, तो गए क्या, 3d10 के बाद क्या आएगा 4p6, 4p के बाद क्या आएगा 4p के बाद क्या आएगा 4p के बाद क्या आएगा 5s, पर 5s नहीं लिखना है क्योंकि सवाल में बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम इज 4, मतलब तब तक लिखते रहो जब तक कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू 4 ना रहे। तो अपने लिखते लिखते रोक दिया क्योंकि सवाल एटम के अंदर की बात कर रहा, सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा, और ऐसे कह रहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 4। अब काउंट करो आप, तो 2 2 4 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36, तो आंसर कितना हो गया 36 इलेक्ट्रॉन, एंड द करेक्ट आंसर इज 36 इलेक्ट्रॉन। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था, एक बच्चे ने एकदम खुश होकर कहा सर अपुन ने सही आंसर दिया था। ऑलराइट बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप यार, गलतियों से ही तो सीखना है, आप गलती करो और इसे दिमाग में रखो, अच्छा यार ऐसे सवाल में गलती होती है और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा 4f नहीं आएगा, बेटा आओ रूल का वो डायग्राम देखेंगे जो कल हैंडआउट में दिया था, आप सबके सामने स्क्रीन पर है आखिरी सवाल, और फिर उसके बाद सफर शुरू होगा मॉड्यूल का। आप सबके सामने स्क्रीन पर आखिरी सवाल, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n l m, ये तो लिखा है, आंसर लिखा है, आंसर लिख दिया है, चलो ठीक है, इसे आप कर लेना बाद में, ठीक है, इस सवाल का सॉल्यूशन दे ही रखा है। ऑलराइट, हाँ हाँ बेटा आर्यन आपने सही आंसर दिया था, एग्जैक्टली इसका आंसर है इसमें ऑलरेडी, से आप कर लेना बाद में। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल का डिस्कशन। तो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो मैं कहने वाला हूं ध्यान सुनिएगा। जब बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ता है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा सा ज्यादा समझदार होते हैं, तो वो क्या करते हैं इधर उधर की किताबें पढ़ने लगते हैं, वो भूल जाते हैं उनका सिलेबस क्या है। एक तो ऑलरेडी सिलेबस में बहुत मॉडिफिकेशन है, और जितना आपको बताया वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है बेटा, मोर देन एनफ। आंख बंद करके इसके बाहर का एक टर्म नहीं सुनना है, सर ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अरे नहीं है भैया आपके काम का, काहे को लोड ले रहे हो ऐसे शब्दों का, जो आपको नहीं बताया दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जितना यहाँ हैंडआउट में लिखा है इसके बाहर एक चीज आपको नहीं जाननी है, नहीं पढ़नी है, इसी के सवाल करें, इसी को बार बार करें, मॉड्यूल के एक एक सवाल को सॉल्व करें, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से पढ़ें, दैट्स ऑल, क्लियर। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था मॉड्यूल, मुझे उम्मीद आप सबने क्या होगा, सभी लोग जल्दी से मॉड्यूल निकाल लेंगे, सभी लोग जल्दी से मॉड्यूल निकाल लेंगे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। जी हाँ, आज की क्लास जब आप मॉड्यूल कर ले तो नेक्स्ट क्लास मतलब जो होगा, जो डिस्कशन नहीं होगा, पर आप मुझसे अलग से पूछ लेना, आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको बता दूं जिन्होंने मैसेज किया था सर हमने पूरा मॉड्यूल कर लिया है, हम क्या करें, ठीक है। तो जिन बच्चों ने मॉड्यूल कर लिया या आज हो जाएगा, उनके लिए नेक्स्ट होमवर्क रहेगा रेस कंप्लीट करना है। रेस भी एक बुकलेट है, उसमें थोड़ा अच्छे सवाल है, और वो आपको मिल जाएगी आपकी एडीसी ऐप पर, राइट। रेस सॉल्व करना है, उसके बाद अगर अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलार है तो वो भी सॉल्व करें, नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, मॉड्यूल और रेस जरूर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मतलब आज ऐसा होता है यार, ऐसा नियम होना चाहिए, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर का ए टू जेड खत्म करना है। जब एक्स चैप्टर चल रहा तो एक्स का सब कुछ साथ में करो, जब वाई चैप्टर शुरू हो जाए तो अब एक्स को बस रिवीजन में रखना है, एक्स को पीछे नहीं पढ़ना है, अब वाई पे ध्यान देना है, जो चल रहा है हमेशा ध्यान उस पे होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आज के दिन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितनी मेहनत करना चाहे कर ले, जितना सॉल्व करना चाहे कर ले, कल से रिवीजन में आना है, जो नया चैप्टर शुरू होगा ध्यान उसमें आपका चाहिए। ऐसा नहीं शुरू हो गया नया चैप्टर बच्चे अभी पिछले चैप्टर परेशान, ऐसा नहीं है, फिर ना तो इधर के ना तो उधर के, राइट। तो चलिए मॉड्यूल करते हैं, आप सबका ध्यान चाहिए मॉड्यूल में। सबसे पहले बिगनर बॉक्स में आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे बोलूं वैसे बताते चलना, एक साथ मत लिखना, जो मैं पूछ रहा हूं पहले वही। बिगनर बॉक्स 1 एनी डाउट, बिगनर बॉक्स 1 एनी डाउट, और जो मैं सवाल यहां डिस्कस करूंगा मैं उसे व्हाट्सएप या कॉल पे नहीं इंटरटेन करूंगा, याद रखिएगा। तो सभी लोग एक एक सवाल का हिंट जरूर लिख लेंगे एटलीस्ट। बिगनर बॉक्स 1 बेटा, बिगनर बॉक्स 1 नो डाउट, ऑलराइट। बिगनर बॉक्स 1
अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हालांकि एनोड रेज वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये पुराना भी दे रखा है सवाल, ये सब हट चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर एनोड रेज। ठीक है, जो एनोड रेज है वो है क्या बेसिकली। बिगिनर बॉक्स 1 का पहला सवाल, सर एनोड रेज होती क्या है। जो एनोड रेज है ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस एटम है। ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस एटम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस एटम है। अब आप समझो ना यार, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर बिल्कुल होगा। सेकंड पॉइंट है, देयर EM by रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्लास में ही बताया था बेटा, जो एनोड रेज होती है उनका E/M रेशियो अगर आप हैंडआउट चेक करेंगे तो वहां मिलेगा। और मैं आपसे रोज कह रहा हूं हैंडआउट एक एक लाइन याद करो, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो जिसने मुझसे डाउट पूछा है। ये ना पूछो हमें क्या मिला है, ये सोचो किया क्या है अर्पण। क्या आपने डेली रिवीजन किया है। E/M रेशियो एनोड रे के लिए गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है, ये ऑलरेडी आपको हैंडआउट में बताया था। थर्ड पॉइंट है E/M रेशियो ऑफ एनोड इज कांस्टेंट। गलत, कैथोड रे का कांस्टेंट होता है, एनोड रे का कांस्टेंट नहीं होता है। E/M रेशियो फॉर एनोड रे इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड करता है। बिगिनर बॉक्स 1 में कोई डाउट, बिगिनर बॉक्स 1 में कोई डाउट। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है बिगिनर बॉक्स 1 का सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जिसने मुझसे पूछा है उसके लिए हिदायत है बेटा, आप हैंड आउट में न्यूक्लियस की डेंसिटी को पढ़े, न्यूक्लियस की डेंसिटी को पढ़े। ये मैं सवाल ले सकता था लेकिन आप एक बार हैंडआउट में खंगा लो इस पूरे टॉपिक को, तब आपको समझ में आएगा। जी हाँ, इसको अपने डेरिवेशन के रूप में लिया है यार। बिगिनर बॉक्स 2, गलत बात बेटा, पहले आप काम पूरा करें। बिगिनर बॉक्स 2 जिसने मुझसे डाउट पूछा था, नाम नहीं पढ़ूंगा उसका, गलत बात बेटा, आपको ये न्यूक्लियस की डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ना था यार। बिगिनर बॉक्स 2, बिगिनर बॉक्स 2, एक बच्चे ने कल मुझसे सवाल पूछा, आएगा एक्सरसाइज 1 में तो मैं वो डिस्कस करूंगा। तो मैंने उस बच्चे से क्या कहा, बेटा आपसे वो सवाल नहीं बना, आप मुझसे तुरंत पूछ लोगे, मैं तुरंत जवाब दूंगा, क्या होगा पता, 7 दिन के बाद वो सवाल आपसे फिर नहीं बनेगा। जब कोई सवाल नहीं बनता है, जब कोई सवाल नहीं बनता, आप अपने आप से पूछो आपने खुद को कितना परेशान किया उस सवाल के लिए। कितनी बार आपने थ्योरी में ढूंढा, कितनी बार आपने हैंड आउट को चेक किया, कितनी बार आपने फॉर्मूले लिख लिख के याद किए, कितनी बार आपने उसके पीछे अपने दिमाग को परेशान किया। जब परेशान होकर कुछ मिलता है ना तो जिंदगी भर नहीं भूलता है। पानी मीठा नहीं होता, जब बहुत प्यास के बाद पानी मिलता है ना तो वही पानी मीठा हो जाता है। तो अपने अंदर प्यास जगाओ, तब चीजें नहीं भूलेंगी, वरना भूल जाओगे। खुद को परेशान करो सवालों के पीछे यार। बिगिनर बॉक्स 2 एनी डाउट, बिगिनर बॉक्स 2 एनी डाउट, बिगिनर बॉक्स 2 एनी डाउट, बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 3 एनी डाउट। बिगिनर बॉक्स 2 तक खत्म हो चुका, बिगिनर बॉक्स 3 बात कर रहे हैं पर। बिगिनर बॉक्स 3 बेटा, बिगिनर बॉक्स 3 सवाल नंबर 1 एक बच्चे ने पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट मिनिमम। यार क्या कर रहे हो बेटा, इसमें क्या दिक्कत है आपको, रेडियस का फॉर्मूला लगाओ ना। बिगिनर बॉक्स 3 जिसका भी डाउट है, बिगिनर बॉक्स 3 का फर्स्ट सवाल, r इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड होता है बेटा। जो रेडियस होता है वो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका जेड ज्यादा उसका आर कम। तो आप एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम। ऑलराइट, जिसका डाउट था। बिगिनर बॉक्स 3 में और कोई डाउट। 4, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है फोर्थ वाला, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ आयन। बिगिनर बॉक्स 3 का ही सवाल नंबर 4, यार रेडियस पूछा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, n बराबर 3, n बराबर 3 का रेडियस नहीं निकाल लोगे, 0.529 into n square by z। अरे n की वैल्यू रखो, z की वैल्यू रखो, z की वैल्यू कितनी है, 3 लिथियम है ना यार, क्या कर रहे हो बेटा। बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4, एक बच्चे ने मुझसे पूछा है बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5, बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5, ये बिगिनर बॉक्स 3 था, बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5, सेकंड सेपरेशन एनर्जी। बेटा पहले टर्म्स को पढ़ो ना, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये नहीं बताऊंगा, आपने अपना काम पूरा नहीं किया। सेपरेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखो आप पहले, जिस भी बच्चे का डाउट था उसको मेरा होमवर्क है, नहीं बनता मुझसे कॉल करके पूछना। आप पहले डेफिनेशन पढ़ो हैंड आउट से, नहीं बने तब आप मुझसे कॉल करके पूछना, नहीं खुद को परेशान करिए थोड़ा सा। बिगिनर बॉक्स 4, बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2, बिगिनर बॉक्स 4 का क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन द वेवलेंथ। चलो सब लोग एक बार फिर से, मुझसे 3-4 बच्चों ने डाउट पूछा, सर ये वाले सवाल में अभी जल्दी नहीं बन पा रहे हैं,
एक बार आप सबका ध्यान चाहिए, मैं एक बार फिर से सवाल ले रहा हूं और सभी लोग समझ लो ढंग से। बिगिनर बॉक्स 4 का प्रॉब्लम नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन लैम्डा विल बी मिनिमम। यार अपने से लैम्डा मिनिमम की बात कर रहा है और 4 ऑप्शन दे रखा है, n बराबर 6 से n बराबर 4, दूसरा ऑप्शन दिया है n बराबर 4 से n बराबर 2, और तीसरा ऑप्शन दिया है n बराबर 3 से n बराबर 1, और चौथा ऑप्शन दिया है n बराबर 2 से n बराबर 1। सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस ट्रांजिशन में लैम्डा मिनिमम होगा। अपन मन में सोचा यार लैम्डा मिनिमम पूछ रहा है तो लैम्डा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब एनर्जी का गैप मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम मतलब एनर्जी का गैप मैक्सिमम। अपने को ये सोचना है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन है जिसमें एनर्जी का गैप मैक्सिमम है। अच्छा, अपने को मैक्सिमम एनर्जी गैप ढूंढना है। ठीक 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 ठीक। अब बच्चा ध्यान से ऑप्शन देख रहा है, यार 6 से 4 याद नहीं है, यार 4 से 2 याद नहीं है, 1 से 3 हाँ याद है, याद है, याद है। जिस बच्चों को याद है पहले उसके लिए 1 से 3 हमें याद है, तो उसने 1 से 3 का गैप याद किया। यार 1 से 2 होता है 10.2, 1 से 3 होता है 12.09। अब उसको 4 to 6, 4 to 2 नहीं याद है। बट बेटा एक चीज को समझो आप यार, ये है n बराबर 1 और ये है n बराबर 2, ये है n बराबर 3, ये है n बराबर 4, ये है n बराबर 5, ये है n बराबर 6। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये दो लाइन के बीच में बहुत बड़ी डिस्टेंस बनाई है और बाकी सभी लाइन बहुत क्लोज क्लोज है। सच में ये इससे भी ज्यादा क्लोज है। आप ऐसे समझो ना बेटा, 1 से 2 का जो गैप है, 1 से 2 का जो गैप है वो 10.2 ईवी का है, और हाइड्रोजन एटम के लिए सारा का सारा गैप मतलब यहां इंफिनिटी होता, सारा का सारा गैप मिला के 13.6 है बेटा। 1 से 2 का गैप अकेला 10.2 है भाई, और टोटल गैप 13.6 है। मतलब यहां से लेके इंफिनिटी तक कितने 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 भी रेडिएशन जोड़ लो, सबका एनर्जी 3.4 ही होने वाला है। इसको आप समझो। मतलब अगर कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, मैं यहाँ क्वेश्चन समझा रहा हूं, मैंने चैट बॉक्स देखा वहां आधे सवाल लिख रहे थे, बिगनर बॉक्स 2 का 4 सर ये, अरे बेटा जो समझा रहा हूं वो सुनिए ना यार, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। अगर कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा और अगर वो 2 से 1 पे आएगा तो 2 से 1 का जो गैप है 10.2, सुनना ध्यान से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी 2 से 1 आया तो कितने गैप है 10.2 का, 3 से 1 आया तो 3 से 2 का जो गैप है वो तो है सही, उसमें 10.2 तो और जुड़ जाएगा ना। इसका फील करिए कि इलेक्ट्रॉन जब कभी 1 पर आता है ना तो उसमें गैप बहुत बड़ा हो जाता है। अकेले 1 पर आने से गैप बहुत बड़ा हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन 1 के अलावा कहीं और मंडरा रहा है, मतलब 6 से 2 पे गिरा, अरे इंफिनिटी से 2 पे गिरा बेटा, तो कहने के लिए तो बहुत बड़ा है, इंफिनिटी से 2 पे गिरा बेटा, वो कहने के लिए बड़ा है, एनर्जी गैप तो केवल 3.4 है। सबसे बड़ा गैप कहां है, 2 से 1 का। तो एटम में 2 से 1 का जो गैप है सबसे बड़ा है, मतलब अगर कभी ट्रांजिशन 1 तक होगा तो ऑलरेडी वो बड़ा ही होगा। तो 3 से 1 का गैप बड़ा हो गया 2 से 1 का, 2 से 1 का 10.2 है, जब 3 से 1 हुआ तो 10.2 तो है ही सही, और साथ में बीच वाला भी जुड़ा, तो कितने गैप हो गया 12.09 का। अब 6 से 4 और 4 से 2 आपको याद नहीं है, पर आपको इतना समझना होगा सर वो जितना भी होगा 10.2 से बड़ा तो नहीं होने वाला सर, 10.2 तो उसमें आएगा ही नहीं, जब 10.2 उसमें आएगा ही नहीं तो वो हो ही नहीं सकता। प्रथम बेटा अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करो यार, अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें, केवल आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 6 से 4 और 4 से 2 का जो गैप है वो कितना भी कुछ भी हो हमें नहीं याद है, पर सर 1 से बड़ा तो नहीं होने वाला, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 1 पे आता है उसमें अकेला ही 10.2 जुड़ जाता है। राइट, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, आपसे लैम्डा मिनिमम पूछा मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम पूछा, द आंसर विल बी 3 एंड द आंसर विल बी 3। ऑलराइट, आंसर विल बी 3। तो दिक्कत ठीक है। बिगिनर बॉक्स, ये था आपका बिगिनर बॉक्स 4 का सवाल नंबर 2। बिगिनर बॉक्स 4 में और कोई डाउट नहीं है। बिगिनर बॉक्स 5 में आ जाते हैं। बिगिनर बॉक्स 5 बेटा, बिगिनर बॉक्स 5 में कोई डाउट? बिगिनर बॉक्स 5 में एक सवाल नंबर 1, प्रेम कुमार, बिगिनर बॉक्स 5 का सवाल नंबर 1 और 4 ले रहा हूं पहले में। वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव इज गिव, यार क्या कर रहे हो बेटा। बिगिनर बॉक्स 5 का प्रॉब्लम नंबर 4, बेटा आपसे वेलोसिटी पूछा है ना, किसका किसका पूछा है, डी ब्रॉगली का।
लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी होता है कि नहीं होता? अब इस रिलेशन थोड़ा मॉडिफाई करो। आप ध्यान से देखो, यहाँ 4 ऑप्शन है, सी स्क्वायर अपॉन न्यू, एच न्यू अपॉन एम सी। आप ये याद रखो, आपको मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था कि एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा और एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर, याद है? इन दोनों से अपने लैम्डा को इक्वेट किया था। तो यही एग्जैक्टली फॉर्मूला यहां पर भी है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। जहां एम वी है वहां आप सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एच अपॉन एम इंटू सी। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो चारों ऑप्शन की आप यूनिट सेटिस्फाई कर लो, जिसकी यूनिट वेलोसिटी के बराबर है। भाई 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा। चारों ऑप्शन का यूनिट देख लो, जिसकी यूनिट वेलोसिटी के बराबर है वही आंसर है। यूनिट एंड डायमेंशन से यूनिट देख लीजिए, यूनिट देख लीजिए, यूनिट। बिगिनर बॉक्स 5 का सवाल नंबर 1, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू। बेटा आपको मैंने ट्रिक बताया था, बिगिनर बॉक्स 5 का सवाल नंबर 1 ट्रिक बताया था, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। तो 150 अपॉन वी का अंडर रूट लेंगे कितना आएगा? ये लगभग आता है 12.25 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। ठीक है, तो ऑप्शन में है 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। ये किसमें आता है? एंगस्ट्रॉम में। बिगिनर बॉक्स 5 का क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सीरीज। लगाओ ना यार, एम का मतलब क्या? के एल एम। आंसर नहीं आ रहा क्या? के एल एम, एन बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9 टू 18। आंसर नहीं आ रहा क्या? 6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एम सेल इज 2n स्क्वायर फॉर्म लगा, बिल्कुल। बिगिनर बॉक्स 5 के बाद बिगिनर बॉक्स 6 है क्या? बिगिनर बॉक्स 6 आ गया, बिगिनर बॉक्स 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 बिगिनर बॉक्स 6, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, मैं बिगिनर बॉक्स 6 की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कहा नो डाउट, लेकिन जिनका डाउट उनको भी लेते बच्चे, एक बार सभी लोग सुन लीजिए। बिगिनर बॉक्स 6 का क्वेश्चन नंबर 5, इन पोटेशियम। अरे यार भैया कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना, ये नहीं बताऊंगा बेटा, फिफ्थ नहीं बताऊंगा। एन प्लस एल रूल लगाएं, कॉन्फ़िगरेशन लिखें, एन प्लस एल रूल बताएं। मैं बोल रहा हूं नहीं बताऊंगा, इसका मतलब बेसिक सवाल है, आपसे एक बार नहीं बना होगा, आपने दोबारा ट्राई नहीं किया। सच में जो बेसिक है वही है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 1 इसे फिर से ट्राई करना, जिसका डाउट था हर्ष कुमार, बेटा आपसे नहीं बनता एन प्लस एल रूल के बाद, तुम मुझसे कॉल करके पूछना, बेसिक डाउट है, पूरी क्लास में लेने लायक नहीं है। एक्सरसाइज 1 में आ जाइए। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 10 तक, 1 to 10। एक्सरसाइज 1 1 to 10। ऑलराइट, 1 to 10। एक बच्चे ने पूछा सवाल नंबर 4, स्पीसीज विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू। बेटा इसमें सब में इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, सभी में इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन काउंट करना आना चाहिए। सवाल नंबर 8, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ड्यूटेरियम। या ड्यूटेरियम जानते हो आप लोग क्या होता है? हाँ, कौन सा सवाल था ये? सवाल नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 8, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का प्रॉब्लम नंबर 8। कुछ बच्चों के लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्कशन से आप सवाल सीखते हैं। जब मैं कोई सवाल बोलता हूं ना, जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया वो तुरंत उस सवाल को पढ़े, सॉल्व करने की कोशिश करे। उससे अगर वो सवाल पहली बार में बन जा रहा, मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है, और नहीं बन रहा तो मेरे साथ उसे सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 8 अबाउट ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम होता क्या है? 21H यार, नीचे क्या लिखा है? एटॉमिक नंबर। क्या डाउट है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करो। अप टू 15, अप टू 15, अप टू 15, 15, अप टू 15, अप टू 20, अप टू 20। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, लाइक हैंड आउट। जिसका भी डाउट है प्रॉब्लम नंबर 17 वाला, मैंने हैंड आउट में सवाल लिया था, उस हैंड आउट के एग्जाम्पल को रिफर करें, फिर भी नहीं बनता तो पूछे। 17 क्लास रिलायक नहीं है। अप टू 20, अप टू 20, 20 एक बच्चे ने डाउट पूछा 20, एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स। यार क्या कर रहे हो उसमें? एक्सरसाइज 1 का देखो, अक्सर बच्चों को डाउट होता है, सुन लो जरा, 20 वाला, एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड बोर ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है? mvr बराबर एनएच अपॉन 2 पाई ना यार, एन की वैल्यू 2 हो गई ना यार, मतलब जो एन की वैल्यू 2 रख दोगे तो क्या बन जाएगा? 2h अपॉन 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन पाई बराबर x हो जाएगा, मतलब mvr की वैल्यू कितनी है? x, h अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है? x। भैया ये दिमाग में बैठा लो, h अपॉन पाई कितना है? x। आपसे पूछा क्या है? फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 2 पे बताना है। क्या बताऊं बेटा इसमें? आप ये सोच रहे हो क्या कि सर एटम बदला तो बदलेगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है।
एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है, एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है। जिसका डाउट था मुझे उम्मीद है उससे 20 सवाल बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम z पर डिपेंड नहीं करता है। ऑलराइट, अप टू 25, अप टू 25 तक। सुजीत बेटा 19 में क्या पूछा है? द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। हाँ यार, 1 मोल में ns से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। आपसे 1 मोल का पूछा है 19 वाला, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा 19 वाला। एनर्जी E बराबर n hc बाई लैम्डा है कि फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी, n इंटू एच लगाओ ना, तो जो n रखोगे 1 मोल रखोगे, मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू h मतलब 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना? 5 इंटू 10 पावर 14, जो भी ये वैल्यू पुट कर लेना यार, ठीक है। हाँ 25 तक। 21 राहुल बेटा 21 मल्टी क्लास में डिस्कस हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। किसी बच्चे ने मुझसे 21 पूछा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास, फिर से नहीं करूंगा। 21 अप टू 25 अप टू 30 24 द फर्स्ट ही नहीं, 24 नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्या कर रहे हो बेटा? द फर्स्ट थ्री रेडियस रेशियो, अरे R1 is to R2 is to R3 पूछा है। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 into n square by z लगाओ ना यार, तो n1 स्क्वायर 0.529 into n2 स्क्वायर is to 0.529 into n3 स्क्वायर by z। क्या करो, z z कैंसिल, 5 कैंसिल, तो क्या हो गया ये? n1 स्क्वायर is to n2 स्क्वायर is to n3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, रेशियो नहीं निकाल पाओगे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, रेशियो नहीं निकाल पाओगे। जिसका डाउट था, मेहनत नहीं करते हैं, एक बार सवाल नहीं बनता तुरंत पूछ लेते हैं, दिस इज नॉट गुड हैबिट। खुद को परेशान करे, खुद को तड़पाए, तब सवाल सीखोगे। 35 क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 जिसका भी डाउट है, सवाल नंबर 35 की लैंग्वेज बता दो। हाँ ये पूछो यार, आप समझ में आया? हाँ बच्चा कुछ ढंग से पूछ रहा है, मेहनत की उसने। पोटेंशियल एनर्जी इज -27.2। एक मिनट अभी मैं लूंगा, अभी 35 डिस्कस कर लूंगा, बाकी सवाल लेते हैं, अभी लिखना नहीं वरना वो वहां गायब हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज -27.2 eV इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -27.2 है। अच्छा, पोटेंशियल -27.2 है, मतलब जो उस समय टोटल एनर्जी है वो -3.6 है। 27.2 का जो आधा होता है वही तो टोटल एनर्जी होता है ना यार, ठीक है। देन कैलकुलेट डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपने से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब n बराबर 2 की एनर्जी पूछा है, और वो भी उसका दुगना। तो पहले n बराबर 2 की एनर्जी निकालो और फिर उसका दुगना कर दो। सर n बराबर 2 की एनर्जी 3.4 होती है, उसका दुगना 6.8 होता है। एनर्जी पूछा तो माइनस बता देंगे, -6.8। सर फिर ये -27.2 क्यों दे रखा है? सवाल में तो कुछ है ही नहीं। अपने से पूछा क्या है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 की जो एनर्जी है उसका दुगना बताओ। तो n बराबर 2 की एनर्जी 3.4 तो इतना याद है, उसका दुगना 6.8 है। फिर से 27.2 क्यों दिया है? जो 27.2 दे रखा है ये एक डाटा दिया है, तो आपको पहले चेक करना होता है ये जो डाटा दिया है जो आप जानते हो उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं। मतलब आप जानते हो कि हीलियम के लिए जब सेकंड ऑर्बिट का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालोगे। अब आपने हीलियम का टोटल एनर्जी निकाला, हीलियम का टोटल एनर्जी निकाला, तो सेकंड ऑर्बिट का तो कैसे निकालोगे? एनर्जी ऑफ हीलियम इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इनटू z स्क्वायर 4, यही करोगे ना यार, माइनस साइन के साथ। तो कितना आएगा? -13.6 eV। तो जब इसका पोटेंशियल निकालो कितना आएगा? -27.2 eV। अरे जितना होना चाहिए उतना ही है, मतलब सारा का सारा डाटा एज पर जो आपको याद है वही है। तो आप उस डाटा को नहीं देखो, आप बस सिंपली ये देखो कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा क्या है? डबल ऑफ टोटल एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब n बराबर 2 की एनर्जी पूछा है, 6.8 बता देना है, बस खत्म कहानी। किसी बच्चे का 36 डाउट है, 36 जिसका भी डाउट है सुन लो, वो ग्राफ देख के डर जाते हैं, कुछ बच्चे ग्राफ देख के डर जाते हैं, आगे मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर। यार कितना आसान है, कितना आसान, देखा आपको लगे इतना आसान था क्या? सुनो सुनो सुनो, ग्राफ बनाने का एक नियम होता है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के, एक्सिस को देख के इक्वेशन को याद करो। सबसे पहले एक्सिस को देखो,
एक्सिस को देख के इक्वेशन याद करो। अब आप ध्यान से देखो, जो एक्सिस है वो ई और जेड स्क्वायर में है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऑलराइट, लेकिन जो एनर्जी का फॉर्मूला है याद है क्या? जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है क्या? नहीं, वो प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर है। अब आप ध्यान से एनर्जी को देखिए, तो एनर्जी जेड स्क्वायर मतलब जैसे जैसे जेड स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी नेगेटिव बढ़ेगा। हेलो, तो यहां लिखा है ई, यहां लिखा है जेड स्क्वायर। अपने को ग्राफ बताना है, माइनस साइन के साथ है। जिस बच्चे का डाउट है उसको मैं ये बता दूं, जिसका भी डाउट है उसको ये बता दूं, बेटा जो एनर्जी है वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये अपना हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो जो ग्राफ बन रहा कैसा बन रहा? वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस जीरो। तो ग्राफ कैसा आएगा? निगेटिव स्लोप के साथ। माइनस एम एक्स का मतलब क्या? ग्राफ पढ़ा है ना आपने, तो कैसा बनेगा ग्राफ? निगेटिव स्लोप के साथ। इसमें डाउट कहाँ है? तो एक्सिस को देख के इक्वेशन याद करके आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। एक बच्चे ने डाउट पूछा है 39। ऑलराइट, जिसका भी डाउट है 39 वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो 39 वाला सवाल है बेटा, एक्सरसाइज 1 का 39। लोकेश बेटा एक मिनट, अभी मैं आपका डाउट ले रहा हूं, पहले 39 ले लूं। एक मिनट 39। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 313.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये आयनाइजेशन एनर्जी किलो कैलोरी में दे रखा है। आप सबको जो एनर्जी का फॉर्मूला याद है वो एक ही याद है, और वो क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी। ये वाला याद है कि नहीं याद है? लेकिन ऐसे एनर्जी के और भी बहुत सारे फॉर्मूले थे। आपको मैंने जो हैंड आउट दिया था उसमें 4-5 फॉर्मूले लिखे। आप देखोगे उसमें एक फॉर्मूला जो है वो है एनर्जी का किलो कैलोरी पर मोल वाला। तो वो जो फॉर्मूला है वो होता है ऐसा ही एग्जैक्टली होता है। कितना होता है? 313.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जिसका भी डाउट है उसको पहले मैं हिंट दे रहा हूं। सवाल नंबर 39 के लिए उसको पहले मैं हिंट दे रहा हूं। पहले काम करना वरना मुझसे पूछना। जिनका भी उनके लिए हिंट दे रहा हूं। हैंड आउट में एनर्जी का किलो कैलोरी पर मोल वाला फॉर्मूला देखेंगे, एक बार वाला फॉर्मूला देखेंगे। मैं बताता हूं, बिना उसके देखे हुए कैसे काम करोगे, देखेंगे। ठीक है, आपसे सवाल बन जाएगा। अगर आपको वो नहीं याद है तो कैसे करोगे वो भी सुन लेना। दूसरा मेथड बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं सुनिएगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। हेलो, सबको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ना? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। तो बेटा ये जो है ना ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट होता है वो ईवी में होता है। मुझे, अगर आप कोई भी फॉर्मूला याद करो तो किसी भी फॉर्मूले में आप देखोगे यहां नंबर बदलता है। कभी 13.6 आएगा तो कभी कैलोरी में कुछ और आएगा। मतलब सारा खेल इस नंबर का है। लेकिन जो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है। जो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है वो तो कांस्टेंट है। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो एनर्जी दे रखी है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। और हम सब जानते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वही फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है। तो हमने क्या किया, एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। कैसे? एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा -313.8 किलो कैलोरी पर मोल इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। लो, एनर्जी का फॉर्मूला बना लिया। भाई उसने जो डाटा दिया उसी फॉर्म में बना लिया। अपने को एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। आता है कि नहीं आता? और हमें पता है कि जब इसमें जेड की वैल्यू 1 एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो यही हमारा फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी हो जाता है। तो वही खेल यहाँ पे कर रहा हूं मैं। बस कांस्टेंट को बदल दिया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो वही रहेगा ना। अब आपसे जिस भी ऑर्बिट का पूछा है उसका निकाल ले। जिस भी ऑर्बिट का पूछा है उसका निकाल ले। तो आपसे किस ऑर्बिट का पूछा है? इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 3। तो n बराबर 3 में वैल्यू रखोगे। एटम कौन सा दे रखा है? हाइड्रोजन ही है। अरे आ जाएगा आंसर। क्या हो गया सर? क्या बात, अरे वाह यार, बताते बताते आप सवाल कर लेते हो। बहुत अच्छे बच्चे, टैलेंटेड हो। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है 38 नंबर नहीं बना सर। 38 नंबर 38 जिसका भी डाउट है, फिर से वही सवाल यार बेटा। 38 जिसका भी डाउट है, 38 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 38 सभी लोग मॉड्यूल का सवाल नंबर 38 देखेंगे। उसे मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ओरली कर रहे हैं। आप सबके पास मॉड्यूल होना चाहिए, नहीं तो स्क्रीन पे ओपन होना चाहिए। 38 सवाल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन। अरे फ्रीक्वेंसी पूछा है, एनर्जी पूछा है, एनर्जी गैप मैक्सिमम पूछा है। हेलो, ठीक है। अब एमिशन बोला है तो जरा थर्ड ऑप्शन देखो, 1 से 2 भूल जाओ। क्यों सर? अरे 1 से 2 जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन होगा ना। तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो भूल जाओ। 2 से 6 नीचे से ऊपर एब्जॉर्प्शन भूल जाओ।
2 से 1 देखते हैं, 6 से 2 ये कहां से आया, ऊपर से नीचे, हाँ तो 1 और 2 में चेक करते हैं। अब 1 और 2 में मैक्सिमम गैप कहां का है, सर ने कहा था 1 से 2 का जो गैप होता है वो 10.2 होता है, उतना गैप और कहीं नहीं होता है। अरे बेटा सारी दुनिया के गैप को मिला दो तब भी 3.4 होता है, 1 से 2 अकेला 10.2 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी लौट के 1 को आता है तो उसमें गैप ऑलरेडी बढ़ जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 से 1 उसमें 10.2 है, 6 से 2 आपको नहीं याद है फिर भी पक्का पता है वो 10.2 से छोटा ही है। क्लियर, 38 जिसका डाउट था, पक्का पता है कि वो 10.2 से छोटा है। उसके बाद किसी बच्चे ने 50 तक किसी बच्चे से डाउट पूछा 41 बेटा जैसा मैंने अभी ये सवाल लिया था ना 35 वाला, 41 आप ऐसे ट्राई करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है तो पोटेंशियल से टोटल निकाल लो, टोटल एनर्जी तो ओरल सवाल है यार, 41 क्या कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी है -3.02 तो टोटल एनर्जी होगा -1.51। 1.51 किस ऑर्बिट की एनर्जी होती है बताओ ना, 1.51 किस ऑर्बिट की एनर्जी होती है, 1.51 किस ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की। लेकिन सवाल आपसे क्या पूछा है, देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड लेवल, आपसे एक्साइटेड लेवल पूछा है, एक्साइटेड स्टेट तो नहीं पूछा है ना। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड लेवल इज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब कौन सा लेवल, कौन सा एक्साइटेड स्टेट है, तो एक्साइटेड स्टेट एक कम हो जाएगा बोले तो 2, ठीक है क्या, 49 50 तक, 50 तक, 55 तक, 54 तक, 52 किसी बच्चे का डाउट है 52 में क्या डाउट है बेटा, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, अरे यार ये बेटा नहीं मत पूछो, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड है मतलब n बराबर 1 पर तो नहीं है, n बराबर 1 पर नहीं मतलब सब लोग सुन लो, 52 डाउट हो सकता है, कई सारे बच्चों को होता है, उसमें छोटा सा करेक्शन हो सकता है, सुन लो सभी लोग, जिनका डाउट है लिसन केयरफुली, जिनका नहीं वो भी पढ़ेंगे। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इन ईवी, एक्साइटेड है मतलब कम से कम n बराबर 2 पे तो है, सर हमें क्या पता 2 पे है, हमें नहीं पता 2 पे या 3 पे 4 पे है, पर हमें ये जरूर पता है कि 1 पे तो नहीं है, अरे 1 पे नहीं है तभी तो एक्साइटेड है। अब वो जहां भी होगा मान लो कम से कम वो n बराबर 2 पर है, तो n बराबर 2 से जब वो इंफिनिटी पे जाएगा, हाँ मैं मानता हूं सवाल में आयनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलना चाहिए, सवाल में जो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए वो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए सेपरेशन एनर्जी, आई एग्री। 52 के सवाल में जो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए वो आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, वो सेपरेशन एनर्जी इस्तेमाल होना चाहिए, राइट, द एग्जैक्ट टर्म इज सेपरेशन एनर्जी, क्योंकि वो किसी एक्साइटेड स्टेट पे है, ठीक है। तो अब कम से कम यार वो n बराबर 2 पे तो होगा, n बराबर 2 पे होगा तो 3.4 तो होगा, अब 2 से इंफिनिटी भेजोगे तो 3.4 तो चाहिए, मान लो 3 पे होगा, सर 3 पे होगा तो 3.4 से कम चाहिए, सर मान लो 4 पे होगा और कम चाहिए, तो कम से कम 3.4 चाहिए, उससे तो कम चाहिए। 59 तक 53 वाला किसी का डाउट तो नहीं है ना, 53 वाला एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है 53, सब लोग सुन लो, एक्सरसाइज 1 का 53, लिसन केयरफुली। देखो जब आप डाउट पूछ रहे हो ना तो कुछ बच्चों का सर मेरा डाउट नहीं लिया, ऐसा नहीं बेटा, जो दिख रहा है वहां पे मैं वो सवाल ले रहा हूँ, फिर भी किसी का सवाल छूट जाता है, कीप पेशेंस, आप मुझसे अलग से पूछना है यार, बट जो चल रहा है पहले उसको सुनो। 53, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, एक फॉर्मूला याद रखो, और किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से रिलेट हो सकती है En इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। सर ये आपने कैसे फॉर्मूला बनाया, अरे वैसे तो बनाया यार, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 है कि नहीं है, तो उसे मैंने ऐसे लिख दिया, En बराबर E1 अपॉन एन स्क्वायर, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। तो सवाल क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, आप देख नहीं लोगे 3.4 13.6 का कितना है, 3.4 13.6 का कितना है देख तो लोगे ना यार, ठीक है। 53 के बाद 55, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ हीलियम, सेम एटॉमिक नंबर के एटम, सेम एटॉमिक नंबर के जो एटम होते हैं उनका स्पेक्ट्रम सेम होता है, वहां पे लिख लें आप सभी लोग 55 के लिए, रूल है सेम एटॉमिक नंबर विल बी हैविंग सेम स्पेक्ट्रम, same atomic number will be having same spectrum, same atomic number will be having same spectrum। अब मैं जो सवाल ले रहा हूं सब लोग उसको सुनेंगे, सवाल नंबर 72, प्रॉब्लम नंबर 72,
सब लोग उसमें आ जाओ। अभी जो मैं सिलेक्टेड प्रॉब्लम पहले वो देख लो। सवाल नंबर 72, फिर बाद में आपके डाउट लेंगे। 72, एन एटम हैज एक्स एनर्जी लेवल, देन टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल बी। क्या ये डाउट है आपका? सर एक्स एनर्जी लेवल है ना, तो 72 वाला सर ये तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं बेटा, तो सेटिस्फाई करा के देख लो ना यार। एक एक्स एनर्जी लेवल है, टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछा है, तो आप मान लो ना कि n बराबर 5 है। अब जब n बराबर 5 है, ठीक है, n बराबर 5 है, तो उसमें टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? n2 माइनस n1 अंडर रूट ऑफ सॉरी इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2 ऐसे लगाओगे ना। अब इससे जो आंसर आएगा, आप देखो वही आंसर किस ऑप्शन में सेटिस्फाई होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे आप n बराबर 6 ले लें, n बराबर 3 ले लें, उससे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालें। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का जो आंसर आएगा वही नंबर लेके चारों ऑप्शन में पुट करो। जो ऑप्शन से सेम आंसर आएगा वही वाला ऑप्शन आंसर कहलाएगा। फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन को सेटिस्फाई करें, मैं ये आपको सिखा रहा हूं। सभी लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 73 सबसे बेहतरीन सवाल है। 73, हाँ 73, सभी लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 73। देखना जरा प्रॉब्लम नंबर 73। द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम, द ओरिजिन ऑफ, लिसन केयरफुली, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 73 मैक्सिमम बच्चों का डाउट होता है, और वो डाउट इसलिए होता है क्योंकि वो एक टर्म भूल जाते हैं। मैंने कहा था कि बेटा एब्जॉर्प्शन कभी n बराबर 1 से नहीं होता। वो भूल जाते हैं रूल बेटा, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा n इक्वल टू 1 से होता है। रूल है एब्जॉर्प्शन हमेशा n इक्वल टू 1 से होता है, एक्साइटेशन हमेशा n इक्वल टू 1 से होता है। जो 73 सवाल है उसमें आपसे पूछा है which of the following spectral line will not occur in the absorption spectrum। तो आप सबके सामने वो डायग्राम बना देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये है अपने पास रेडिएशन नंबर 1, ये है अपने पास रेडिएशन नंबर 2, ये है अपने पास रेडिएशन नंबर 3, ये है अपने पास रेडिएशन नंबर 4, ठीक है क्या, रेडिएशन नंबर 4। और अगला है अपने पास रेडिएशन नंबर 5 इन दोनों के बीच में, रेडिएशन नंबर 6 इन दोनों के बीच में। सवाल हमसे कह रहा है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है ये वो रेडिएशन है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। अब सवाल हमसे पूछ रहा है कि इसको देख के बताओ कि कौन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, कौन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, मतलब कौन सी लाइन एब्जॉर्प्शन में नहीं मिलेगी। तो इस सवाल को आप ऐसे समझो, कौन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा पहले ऊपर तो नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रॉन तो पहले नीचे ही रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन जब नीचे रहा होगा तो नीचे से ऊपर गया होगा, तो नीचे से ऊपर कहां जा सकता है? सर वो नीचे से ऊपर यहां भी जा सकता है, नीचे से ऊपर यहां भी जा सकता है, नीचे से ऊपर यहां भी जा सकता है। मतलब ये जो आपको एमिशन मिला हो सकता है यही वाला एब्जॉर्ब रहा हो, ये जो आपको एमिशन मिला हो सकता है यही वाला एब्जॉर्ब रहा हो, ये जो आपको एमिशन मिला हो सकता है यही वाला एब्जॉर्ब भी रहा हो। लेकिन ये जो एमिशन मिला तो क्या ये एब्जॉर्ब रहा होगा? मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी गया होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो हमेशा n बराबर 1 से ही होता है। ये एक एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ये n बराबर 1 है, तो एक्साइटेड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर नहीं जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर नहीं जाएगा, एक्साइटेड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर नहीं जाएगा। सरल भाषा में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमेशा n बराबर 1 से होता है। और ये जो लास्ट में 4 5 6 है ये एमिशन तो है, एमिशन तो है, पर ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकते। ये वाली बात है, 1 से 5 तो जा सकता है, पर 5 से 1 आए कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है 5 से 4 आए, हो सकता है 5 से 3 आए, हो सकता है 5 से 2 आए, पर 2 से 5 नहीं जाएगा, 4 से 5 नहीं जाएगा। एक्साइटेशन हमेशा n बराबर 1 से ही हो पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, क्लास के बाद इस सवाल को रिवाइज कर लेना। आप इस सवाल को अक्सर भूल जाते हो, इस सवाल को आप अक्सर भूल जाते हैं, मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगला आपके सामने जो सवाल है वो है प्रॉब्लम नंबर 76। सभी लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 76। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 76 एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 से प्रॉब्लम नंबर 76, इन द अबव प्रॉब्लम द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन विल बी। तो ऊपर एक सवाल दे रखा है, जो सवाल दे रखा है वो कुछ ऐसा है 1 2 3 4, ठीक है। तो n बराबर 1 2 3 4। अगेन आपसे क्या पूछा है? एब्जॉर्प्शन लाइन।
तो जैसा मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा, जो एब्जॉर्प्शन होता है हमेशा n बराबर 1 से होता है। तो 1 से 2 हो सकता है, 1 से 3 हो सकता है, 1 से 4 हो सकता है, 2 से 3 नहीं सर, 3 से 4 नहीं सर। कितने एब्जॉर्प्शन लाइन सर? 3। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। अप टू 80, अप टू 90, 90 तक, 90 तक, अप टू 90। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है सवाल नंबर 120, 77, एक बच्चे ने पूछा 77। अरे यार बेटा ऐसा मत करो, सभी लोग देख लो 77 प्रॉब्लम, 77 प्रॉब्लम। n बराबर 1, n बराबर 2 से गैप होता है 10.2। सवाल कह रहा है कि अपन ने इलेक्ट्रॉन 9.9 ईवी, 9.9 ईवी का एनर्जी सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को। तो 9.9 दिया तो कहां जाएगा? याद रखो, जब नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जितने का गैप है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। तो बेटा कम से कम 10.2 तो चाहिए, पर अपने को 9.2 मिला है। अरे जितना उतना नहीं मिला है, इलेक्ट्रॉन चाहते हुए ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब लौट के नहीं आएगा, मतलब जीरो एमिशन लाइन, जीरो एमिशन लाइन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 90, प्रॉब्लम नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ? अरे यार बेटा फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कितना आसान है 90 वाला। लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी है कि नहीं है? तो लैम्डा इनवर्सली पर एम है कि नहीं है? तो जिसका एम ज्यादा उसके लिए लैम्डा मिनिमम। तो देखो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, देखो किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, खत्म कहानी। सर 120 वाला नहीं, नहीं 189। एक बच्चे ने डाउट पूछा है 89, प्रॉब्लम नंबर 89। What should be the momentum of a particle if its de Broglie wavelength is 1 angstrom and value of h? इसमें क्या बताऊं बेटा, de Broglie wavelength दे रखा है, तो लैम्डा दे रखा है, आपसे एम भी पूछा है, लैम्डा बराबर एच अपॉन एम भी होता है। क्या कर रहे हो, ऐसा डाउट नहीं ले जाएंगे। 110, 110, 110 एनी एनएफ ऑर्बिटल। अरे सब लोग सुनो सुनो सुनो, 110 वाला सवाल सब लोग गलत करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। ऐसा ही सवाल नीट 2016 में आया था, 110 वाला, 110। सब लोग सॉल्व करो जरा, अभी तुरंत सॉल्व करो। 110 एनी एनएफ ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। एनएफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अच्छा एफ ऑर्बिटल है सर, सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में सर दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं दोनों की स्पिन अपोजिट आती है। सवाल कितना भी कंफ्यूज करे, अगर एक ऑर्बिटल बोलेगा तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है 114, 114, 114 एन ऑर्बिटल विद L इक्वल टू 0 इज सिमेट्रिकल अबाउट द। अरे यार क्या कर रहे हो, L0 मतलब S, S कैसा होता है? गोलाकार। तो जो गोलाकार होता है, जो गोलाकार होता है वो किसके अलोंग सिमेट्रिकल होता है? X के, Y के, Z के, कि न्यूक्लियस के अलोंग? न्यूक्लियस के अलोंग ही सिमेट्रिकल है ना यार। क्या बताऊं इसमें, क्या बताऊं इसमें? 120 नंबर ऑफ ऑल सबसेल्स हैविंग n प्लस l इक्वल टू 7। ठीक है ठीक है, सभी लोग देख लो प्रॉब्लम नंबर 120, प्रॉब्लम नंबर 120। अरे जो मुझसे 96 94 पूछ रहे देखो उनका डाउट 120 तो नहीं है, तब तक 120 देख लो। n प्लस l बराबर 7 होना चाहिए, तो लिखा n, लिखा है, आपका ध्यान चाहिए बेटा, इसका डाउट था। n 7 हो सकता है सर, हो सकता है। l 0 होगा, होगा। जब n 7 होगा तो l 0 होगा ना, होगा। अब n l अगर 7 0 है तो क्या है ये? 7 है। n की वैल्यू 6 हो सकती है, हो सकती है। जब n 6 होगा तो क्या l 1 होगा, होगा। 6 प्लस 1 7 होगा, होगा, मतलब एक 6 भी होगा। जब n की वैल्यू 5 है तो l 2 होगा, हाँ सर हो सकता है, तो एक 5d होगा। ये 4 है, ये 3 है, तो क्या होगा? 4f होगा। जब ये 3 तो 4 हो सकता है? नहीं नहीं सर, n की वैल्यू 3 होने पर l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है। n की वैल्यू 3 होने पर l की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपसे पूछा क्या है, कौन सा सवाल था बेटा ये? नंबर ऑफ ऑल सबसेल गिनो ना, गिनती आती है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है 123, 1 2 3, 123, 1 2 3, डिस्कशन चलता रहेगा भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन नीदर सोर्स अब्जॉर्प्शन? मत पूछो बेटा, मत पूछो यार, बड़ा बढ़िया सवाल है पर मत पूछो। आपको मैंने बार बार बताया था, चीख चीख के बताया था, अगर हाइड्रोजन एटम होगा हर्षित
तो उसके लिए जो एनर्जी है वो केवल n पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर n है तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में 3px और 3s है, कहने के लिए px और s है, पर n तो सेम है, और अगर n सेम है तो एनर्जी भी सेम है। जब एनर्जी सेम है तो कुछ भी एमिशन नहीं होगा। ऐसा ही सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन क्या है, 3dxy से क्या बना 3dyz, यहां पर भी एनर्जी सेम होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, 3s से 3dxy, अरे n सेम है, एनर्जी सेम है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, यही आंसर होगा सर, सबकी एनर्जी सेम है, इसमें कुछ एमिट नहीं होगा। एक बच्चे मुझसे डाउट पूछा 119 नहीं बताया जाएगा, प्रथम नहीं बताऊंगा, प्रथम बेटा नहीं बताऊंगा 119, नहीं नहीं नहीं, ये बता ही नहीं सकते यार, इतना घटिया सवाल है उसके। यार मतलब क्या कर रहा हूं, एन प्लस एल रूल लगाइए ना, 135 एन प्लस एल रूल, 135 सवाल। विच वन रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें डाउट क्या है बेटा, वैसे जिसका भी डाउट है सब लोग आ जाओ 135 सवाल में। हालांकि इनऑर्गेनिक पढ़ने के बाद बहुत आसान लगेगा आपको, पर अभी आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा नहीं ना, इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है। 135 वाला, 135 वाला बेटा सुनो, आपको याद दिला रहा हूं मैं, भूली बिसरी यादें जो कभी आपने स्कूल या पढ़ी होगी। 135 सवाल, जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लो ये पी है ना, 1 2 3, तो पी में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और पी के बाद यहां पर है, मान लो ये पी है, यहां पे मान लो एस है, ठीक है। तो आपने ऐसा सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाता है, ठीक है। तो एक्साइटेशन की बहुत सारी वजह हो सकती है, कभी स्टेबिलिटी हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला गया तो कुछ ऐसा कन्फ्यूजन बनाते हैं। अब आपके सामने जो सवाल है, पूछा विच वन रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो जो पहला डब्बा है ना ये एस को रिप्रेजेंट कर रहा, जो दूसरा डब्बा है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा, जो तीसरा डब्बा है वो डी को रिप्रेजेंट कर रहा। सर डब्बे ऊपर क्यों बनाए हैं, ऊपर बना के वो एनर्जी बताना चाह रहा है। एन प्लस एल का रूल तो सुना है ना आपने, अगर एन की वैल्यू सेम है मतलब एल ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो पी की एनर्जी एस से ज्यादा, डी की एनर्जी, इसलिए डब्बा ऊपर बनाया है। तो डब्बा ऊपर बनाने का मतलब है उसने एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी पर नहीं जाएगा, वो एस में होगा, पी में होगा, वो डी पर नहीं जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन में भी डी पर है, सेकंड ऑप्शन में भी डी पर है, फोर्थ ऑप्शन में भी डी पर है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसमें डी पर नहीं है। तो जो 135 वाला सवाल है उसमें पूछ रहा है विच वन रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, द करेक्ट आंसर इज 3। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। 136 वाला नहीं लूंगा, अभी क्लास में ले लिया। 97 तो बताइए ना सर, 97 प्रॉब्लम नंबर 97, हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबका ध्यान चाहिए, प्रॉब्लम नंबर 97 में बेटा पोजीशन बोला है, पोजीशन बोला है, मतलब ऑर्बिटल बोला है। अरे ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए, एन एल एम, एन एल एम। 109, एक बच्चे ने डाउट पूछा है 109, सर इफ L is equal to 3 then type and number of orbital is, नहीं बताऊंगा। अरे यार क्या कर रहे हो बेटा, 109, L की वैल्यू 3 है ना, तो क्या है S P D F, क्या है बताओ, 0 1 2 3, क्या है ये F, F हो गया। आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो M निकाल लो ना यार, M की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, जितने M होते हैं उतने ही ऑर्बिटल होते हैं, जितने M होते हैं उतने ही तो ऑर्बिटल होते हैं। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सवाल नंबर 96, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एच सबसेलिड, नहीं बताऊंगा। जिसका डाउट है 96, अभी मैंने 109 बताया वो देखिएगा, 96 सिमिलर टू 109। एक बच्चे ने डाउट मुझसे पूछा है 94, जिसका डाउट है 94, हेलो, नोडल प्लेन इज फाउंड इन विच ऑर्बिटल, नोडल प्लेन पूछा है यार, तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला लगाओ ना, नोडल प्लेन का फॉर्मूला जरा सुनिएगा। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है प्रॉब्लम नंबर कौन सा, 94, प्रॉब्लम नंबर 94, फर्स्ट ऑप्शन n बराबर 2 l बराबर 0, 2s, नोडल प्लेन का फॉर्मूला l, l कितना 0, तो कितना नोडल प्लेन 0, करो ना बेटा यार, साफ साफ दिख रहा है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 का मतलब p सब सेल, तो इसके नोडल प्लेन का फॉर्मूला l इक्वल टू, जो नोडल प्लेन होता है उसका फॉर्मूला होता है नोडल प्लेन इक्वल टू l, तो l की वैल्यू 1, मतलब एक नोडल प्लेन उसी में है, उसी में है, p में ही नोडल प्लेन मिलेगा, ठीक है। 67, 67 पीछे जा रहे हो बेटा आप तो। The first Lyman transition in hydrogen spectrum is this.
द सेम एनर्जी चेंज ऑब्जर्व इन द सेकंड बाल्मर ट्रांजिशन ऑफ, कर रहे हो यार, किसी भी एटम की एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर करो ना। तो आप लिथियम 2 प्लस, लिथियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, लिथियम प्लस, लिथियम प्लस तो भूल ही जाओ यार, वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, भूल जाओ। तो लिथियम 2 प्लस, हीलियम प्लस, बेरिलियम 3 प्लस का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो आप सेकंड बाल्मर ट्रांजिशन मतलब 3 से 2, सॉरी 4 से 2, जिसका भी डाउट है 67, उसके लिए हिंट है 67, जिसका भी डाउट है बेटा, सवाल आपसे कह रहा है सेकंड बाल्मर ट्रांजिशन, सेकंड बाल्मर ट्रांजिशन। तो सेकंड बाल्मर ट्रांजिशन मतलब है n बराबर 4 से n बराबर 2। तो n बराबर 4 से n बराबर 2 का जो गैप होता है दैट इज 2.55 होता है ना। तो डेल्टा ई बराबर 2.55 इंटू जेड स्क्वायर करो। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू रखते जाओ, जहां 10.2 होगा वही आंसर होगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, क्या सही 10.2 के बराबर होना चाहिए। तो जेड स्क्वायर बराबर 10.2 अपॉन 2.55, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो, जेड की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, एक बच्चे ने पूछा है 78। बेटा फिर से सोचोगे 78 आपसे बन जाएगा, बन जाएगा, फिर से सोचो, फिर से सोचो। सर 101 का हिंट दे दो, 101 का हिंट दे दो। 101 में विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर n इक्वल टू 5 m। ओके सुनो ना, n बराबर 5 है और m बराबर 2 है, ठीक। तो आपको सोचना है इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए n 5 और m 2 नहीं हो सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट है ना। जैसे L बराबर 4 है, तो जब L 4 है, एक ऑप्शन बता रहा हूं मैं, आप समझ जाओगे। जब L 4 है तो L 4 में क्या N 5 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। जब L 4 है तो क्या M 2 हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। आपसे पूछा है किसके लिए सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन जब L 0 है, जब L 0 है तो क्या उसके लिए M 2 हो सकता है? सर हो ही नहीं सकता। L 0 है तो M 2 का सवाल ही नहीं बनता है। तो दोनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है देखना है अपने को, ठीक है। तो आ जाएगा प्लीज सर 86, 86 जिसका डाउट था 101 मैंने हिंट दे दिया 86। द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम आर सेम। इलेक्ट्रॉन और हीलियम की अनसर्टेनिटी सेम है, मतलब डेल्टा एक्स सेम है, पर एम दोनों का अलग है। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज 32 into 10⁵ ग्राम। अच्छा एक मिनट, आपको बता दूं मैं, आप अपने बहुत सारे डाउट ई सॉल्यूशन ऐप पर भी पूछ सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। एक एक सवाल का आंसर आपकी सॉल्यूशन कॉपी में होना चाहिए। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आपको नंबर 1 खुद को परेशान करना पड़ेगा, नंबर 2 पूछना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, उनके लिए कांग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों से नहीं बनना उनको सीखना है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे कौन सवाल पूछा था बेटा, अभी कोई सवाल अपन डिस्कस कर रहे थे, हाँ 86 वाला, 86। तो जो 86 प्रॉब्लम है, हाँ जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं, जिनको डाउट है वो लोग सुनते रहे। 86 प्रॉब्लम, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम आर सेम, तो डेल्टा एक्स सेम है। फिर आपसे कह रहा है द अनसर्टेनिटी मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इज, तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, एक तरफ हीलियम लिख लो। इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी m डेल्टा भी दे रखा है 32 into 10⁵। देन द अनसर्टेनिटी मोमेंट ऑफ हीलियम एटम, कितना आसान है बेटा यार, लगाओ ना फॉर्मूला, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर h/4 डेल्टा एक्स सेम है तो m डेल्टा वी दे रखा है इसके लिए, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी बराबर h/4। तो यहाँ से पहले डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लो, h/4 इंटू एम डेल्टा वी, ये जो डेल्टा एक्स है भाई इसका भी होगा, यहाँ रख दो h/4 इंटू एम डेल्टा वी, बस याद रखना मास का खेल है यहाँ पे, ठीक है, इंटू m डेल्टा v बराबर h/4 h/4 कट जाएगा, आपसे m डेल्टा v पूछा है उधर चला जाएगा, जो m है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे ख्याल से आपसे मोमेंटम ही तो पूछा यार, मोमेंटम पूछा तो बराबर हो जाएगा, m डेल्टा v बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का बराबर हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स सेम है। रेस कब मिलेगी सर, बेटा वो आपको मिल जाएगी आपके एडीसी ऐप पर, 74 वाला, 74 एक बच्चे ने मुझसे पूछा है, 74 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास बेटा, 74 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। हाँ आज के लिए इतना ही, अभी आपकी दूसरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन और ले लेंगे, ठीक है। हाँ अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है, अभी इतना ही करते हैं। बाकी जिन बच्चों को डाउट हो आज क्लास के बाद 12 आपकी क्लास कब खत्म होगी, 12:35 पे ना, मुझसे तुरंत कॉल करके पूछ लेना बेटा, ठीक है। कई सारे बच्चे कॉल करेंगे तो बिजी आएगा, तो समझ जाना, थोड़ा वेट करना, ऑलराइट। आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अभी इतना ही करते हैं।
और जो डिस्कशन बचेगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आप सबके पास लिंक है तो जो अपने डिस्कशन का हिंट लिखा है ये सारा लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास लिंक नहीं, थोड़ा वेट करेंगे, आपको मैं हैंड आउट दे रहा हूँ आज क्लास का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जिनके पास लिंक नहीं वो वेट करें प्लीज। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आया होगा या आएगा। उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। यही सेम हैंडआउट मैं लिंक पर भी रख दूंगा, वहां भी मिल जाएगा। देखो अभी आपके सामने पॉपअप आया होगा, ठीक है? आ गया क्या? तो उससे आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, डेली क्लास का रिवीजन, डेली होमवर्क, इसे अपनी आदत बना लो। साल भर इसी आदत को रिपीट करो बच्चों। मेक दिस योर हैबिट। डेली क्लास का रिवीजन, डेली होमवर्क, और ये जो सारा होमवर्क है एक सेपरेट कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं होमवर्क दूंगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए। अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले सवाल सॉल्व करो। जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाना है वो बना सकते हैं, लेकिन आपको मैंने अभी होमवर्क दिया है सारा मॉड्यूल सॉल्व करने का, तो पहले आप उसे करो। जब वो हो जाए फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है? मैं होमवर्क में बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या रहेगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।